हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेंस के लास्ट और अंतिम पड़ाव पर हैं। जो टॉपिक है आज वह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम इसे कैसे पहचानेंगे, किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज फटाफट पहले तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और मैं आपको बता दूं, कल से आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है जो वॉइस है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बैठने का प्रयास करें और रेगुलर बैठने का प्रयास करें। टाइम आपको बता दी गई है कि आपकी सुबह 7 बजे से क्लास रहती है इंग्लिश व्याकरण की और शाम को 8 बजे स्पोकन क्लास रहती है। अब बच्चों, आज से बुक भी जो है कल से बुक भी चलने लगा है, तो आप लोग बुक पर भी कंसंट्रेट करें। तो प्यारे बच्चे, देखिए, हमने बात किया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू हो और फ्यूचर में अर्थात भविष्य काल में काफ़ी देर तक जारी रहे। भूतकाल से कोई कार्य शुरू हो रहा है और आने वाले समय में भविष्य काल तक काफ़ी देर तक या कुछ समय तक कार्य का जारी रहना पाया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसी वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेट करते हैं या बनाते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो आपको बताया गया कि इसकी पहचान होती है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस टाइप के होंगे। पर प्यारे बच्चों, जब इस टाइप की पहचान आएगी तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसे वाक्य में कभी भी टाइम नहीं आएगा। टाइम होगा पर आपको दिखाई नहीं देगा। टाइम सिर्फ ये होगा बच्चों कि काम कोई लंबे समय से शुरू होगा और किसी लंबे समय तक जारी रहना पाया जाएगा, पर वो समय क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको दर्शाया नहीं जाएगा। ये तो बच्चों हो गई पहली पहचान। इसी की हम दूसरी पहचान की बात करते हैं। जब इसकी दूसरी पहचान की बात करते हैं, इसकी दूसरी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या होगा बच्चों, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो प्यारे मित्र, एक बात बताइए, जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे तो बच्चों क्या ऐसे वाक्य में टाइम आएगा? जी बिल्कुल, ऐसे वाक्य में समय आएगा। जैसे कह दिया जाए बच्चों, देखिए इसमें बोला जाए वह हंसता रहेगा, वह हंसता रहेगा, तो इसमें तो समय आया नहीं, तो ये पहली प्रक्रिया हो गई अर्थात पहली टाइप हो गई। लेकिन जो सेकंड टाइप है, हम बात करें वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा, वह सुबह से टहल रहा होगा, वह सुबह से खाना पका रहा होगा। अगर इस टाइप की बात करते हैं, इसमें टाइम दिया है बट इसमें टाइम नहीं दिया है। तो ध्यान दिए, इतना हो गया। बोले, कॉपी में नोट डाउन करते चले इसको। हो गया बच्चों? चलिए जी, आगे हम बात करते हैं इसी में। हम आगे इसमें बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इनकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं या हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। तो आप बोलेंगे सर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। क्या बोलेंगे बच्चों, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ लगेगा, विल हैव बीन किसके साथ लगेगा। ये आपको बताया गया है कि जब किसी वाक्य में आई और वी सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ आप लगाएंगे शैल, तो आप जानते हैं शैल हैव बीन हो जाएगा। बाकी इसके अतिरिक्त जो शेष सब्जेक्ट जितने भी बचते हैं, जितने भी शेष सब्जेक्ट्स बचते हैं, ध्यान दीजिए, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है बच्चों, विल हैव बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, विल हैव बीन जोड़ना है। और जो इसकी मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब में प्यारे बच्चों आपको वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है, अर्थात क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है,
ING। चलिए ये तो रहा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक खास बात आप ध्यान दें कि जब इसमें कोई निश्चित समय या अनिश्चित समय आ रहा है तो बच्चों आपने पीछे के टेंस में पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि पीछे के टेंस में निश्चित और अनिश्चित समय के लिए आप क्या यूज़ करते थे, सिंस और फॉर। तो क्या यहाँ सिंस और फॉर का यूज़ होगा? कमेंट करके बताएं, क्या यहाँ सिंस और फॉर का यूज़ होगा? जी नहीं, यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य है और फ्यूचर के किसी भी वाक्य में सिंस या फॉर का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ यूज़ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर यूज़ होता है फॉर और फ्रॉम। क्या यूज़ होता है? ध्यान से देख लें, फॉर और फ्रॉम। अब फॉर किसके साथ लगना है, फ्रॉम किसके साथ लगना है? तो बच्चों आपको बताया गया जब किसी वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम को आप कंसंट्रेट करते थे, जो है जोड़ते थे किसके लिए? सिंस के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लिखते थे? सिंस को लिखते थे ना। तो बच्चों आपको ध्यान देना कि इसमें केवल एक ही वर्ड बदला है, वो है फ्रॉम। तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम के जो सिंस आप लिखते थे बस उसी के स्थान पे आपको क्या लिख देना है? फ्रॉम लिख देना है। और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए आप फॉर तो लगाते ही थे। बात समझ आया? अब निश्चित और अनिश्चित समय के लिए आपको पता चल गया कि आपको निश्चित के लिए लगाना है फ्रॉम, अनिश्चित के लिए लगाना है फॉर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टाइम ऐसा है जो निश्चित है और कौन सा टाइम है जो अनिश्चित है? तो प्यारे मित्र आपको हम बताएं, जब निश्चित और अनिश्चित की बात की जाती है, हमने आपको कल बताया था, हमने कहा था कि जब किसी वाक्य में या ऐसा कोई कार्य जो अपने समय में, ऐसा समय जो सिर्फ अपने समय में, अपने कार्यकाल में केवल एक बार आए। जैसे हमने कहा बच्चों मंथ होते हैं 12, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आपको बताया गया नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जब इसमें से आपने देखा 12 महीने हैं, मैं बच्चों आपसे बात करूं कि बताओ जनवरी 12 महीने में कितनी बार आती है? तो आप बोलेंगे सर महीना 12 है, लेकिन जब महीने की बात की जाती है जनवरी तो एक ही बार आएगा ना, वो अपने निश्चित समय पर आएगा। तो बच्चों वो एक ही बार आ रहा है, ऐसा नहीं कि जनवरी आया फिर फरवरी आ गया फिर फरवरी के बाद जनवरी आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो जनवरी एक ही बार आएगा ना, तो ये क्या है? निश्चित समय है। फिर हमने कहा सप्ताह के 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 7 दिन होते हैं। जब इस तरह के 7 दिन हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपने कहा कि जब इसमें 7 दिन हो गए, मैं इससे कहूँ कि ये बताओ क्या संडे एक सप्ताह में 3 बार आता है, 4 बार आता है? एक ही बार आता है ना। जब एक बार आया तो बच्चों क्या है? ये निश्चित समय है। फिर हमने बात किया घड़ी की। किसकी बात की? हमने घड़ी के बारे में बताया था। हमने कहा आपसे कहा जाए बच्चों कि एक दिन में जो घड़ी होता है उस घड़ी में एक कितनी बार बजेगा? तो कुछ लोग कहेंगे सर 2 बार बजेगा। एक दिन की बात की जा रही, 2 बार बजेगा। बच्चों ध्यान भी दो, हम एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन और रात की बात नहीं कर रहे, हम दिन की बात कर रहे हैं। और वैसे भी जब घड़ी में परिवर्तित होता है टाइम, तो आपने कभी गौर किया हो तो बेटा यहाँ पर लगा होता है AM और PM, अर्थात एंटी मेरिडियम और पास्ट मेरिडियन, अपराह्न और पूर्वाह्न। ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये अपने टाइम पे सिर्फ एक बार आएगा। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी निश्चित समय है। ये भी क्या है? निश्चित समय है। बात समझ आया इतना? बोले बात समझ आया इतना? चलिए आगे हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशंस की। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जब इसके ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं, इसका ट्रांसलेशन होता है जो है, ध्यान दें, जैसे हम कह दें किसी वाक्य को, हम कह दें वह हंसता रहेगा। क्या बोला जाए? वह हंसता रहेगा। तो आप करेंगे ही will have been laughing. He will have been laughing. ये क्या हुआ बच्चों? ये हो गया आपका एक सेंटेंस। ये पहली वाला सेंटेंस है जो आपको पहले रूप पे बताया गया, पहले पहचान पे बताई गई। लेकिन जब दूसरे की हम बात करते हैं, जैसे कह दें वह 2 दिन से, देखिए वह 2 दिन से पत्र लिख रहा होगा। वह 2 दिन से पत्र लिख रहा होगा। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ
लेटर फॉर 2 days। हो गया बच्चों, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अगर इसी पे हम कह देते हैं वह 2 बजे से, क्या बोला जाए बच्चों, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात निश्चित समय है। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ निश्चित समय की बात की गई तो हमने आपको सिर्फ इतना कहा कि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा फॉर और फ्रॉम लगा देना है। तो आपने जहाँ पे अभी फॉर लगाया है प्यारे बच्चों, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 बजे से, यहाँ 2 दिन था, तो आप इस 2 दिन को हटा के यहीं पर आप कर देंगे फ्रॉम 2 o'clock। इज दैट क्लियर? समझ में आप लोगों को बात? इस टाइप के होते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम नकारात्मक सेंटेंस की बात करते हैं, इसके निगेटिव वाक्य की बात करते हैं, तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो आप कहेंगे या इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो शैल और विल है, जब हम इसका नकारात्मक वाक्य बनाने लगते हैं तो इसी शैल और इसी विल के तुरंत बाद हम नॉट यूज़ कर देते हैं। जैसे मैंने कहा वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, अब आपने इसको अफर्मेटिव बनाया, फिर इसी को हम कह दें वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो आप करेंगे ही विल, अब ये जो विल है इसे के तुरंत बाद क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम 2 o'clock। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? बोले आ रहा है समझ में ना? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब बच्चों इसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं वो कैसे बनता है? अब यही जो शैल और विल के तुरंत बाद आप नॉट लगा रहे हो, इसी शैल और विल को तुरंत पहले लिख देना है सब्जेक्ट के। किसके पहले लिख देना है? सब्जेक्ट के। लेकिन बच्चों हमने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में जाता है, एक वो जिसमें वाक्य की शुरुआत ही क्वेश्चन वर्ड से हो जाती है। और जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो जाती है तो आपको सबसे पहले यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और जब कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले आप यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, जब वाक्य के बीच में जाएगा तो वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी तो वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे कहा जाए, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को 2 दिन से पढ़ा रहे होंगे? क्या बोला जाए? क्या अध्यापक विद्यार्थियों को 2 दिन से पढ़ा रहे होंगे? यही है बच्चों। तो आप इसको करेंगे विल द टीचर हैव बीन, वर्ब क्या है बच्चों? टीचिंग है। द टीचर विल द टीचर हैव बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहा है? विद्यार्थियों को। द स्टूडेंट्स, हो गया। और कब से पढ़ाने की बात की गई बच्चों? 2 दिन से पढ़ाने की बात की गई, तो आप यहीं पे लगा देंगे फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इसी को अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो देखिए विल द टीचर, इसी द टीचर के बाद लगा दीजिए नॉट। विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 days, यानी कि क्या अध्यापक विद्यार्थियों को 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे। हो गया। तो ये था टेंस का 12वां रूप और सबसे अंतिम रूप। बच्चों आज इस टेंस का होता है समापन। हम नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। जिसका नाम क्या है बच्चों? वॉइस। और आपको बता दें कि वॉइस बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल का हो या फिर फाउंडेशन का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट डे से टाइम टू टाइम क्लास ज्वाइन करें। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मॉर्निंग में कुछ भी काम कर रहे हो तो 7 o'clock आप लोग खाली हो जाया करें। बात समझ में आया? क्योंकि बच्चों पढ़ाई से बढ़ के आपके लिए इस समय कुछ भी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे काम को छोड़ दीजिए, आप सारे कामों को भी करना अनिवार्य है आपके, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? आपकी शिक्षा। पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दें
और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको क्लास के बारे में बताएं, क्लास किस तरह चल रही है, किस तरह नहीं चल रही है। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको समझ में नहीं आता तो मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करिए, आप डिसलाइक डायरेक्ट कर दीजिए, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन तभी जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तब आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं और तुरंत डिसलाइक कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें और आपके प्रत्येक टॉपिक यहाँ हमारे स्पेशलिस्ट टीचरों के द्वारा दिए जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का होगा या मैथ का होगा या फिर केमिस्ट्री का होगा, किसी भी सब्जेक्ट का होगा। प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक सब्जेक्ट, हर एक जो है विषय बहुत ही अच्छे बहुत ही स्पेशलिस्ट एजुकेटेड टीचरों के द्वारा दिया जा रहा है। सो आप लोग दारा सर के साथ जुड़े रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।